भारत समाचार देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात चली है, जहां पर उत्तराखंड की शहरी विकास योजनाओं पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें फिलहाल उत्तराखंड की शहरी विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गई है। ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, और आपको बता दें करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात चली है। स्वाति पाठक हमारे संवाददाता दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वाति, आज की इस बैठक को, मीटिंग को कैसे देखा जाए? क्या कुछ खास रहा आज की इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात आज हुई है। तकरीबन 1 घंटे तक दिल्ली स्थित आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनोहर लाल से मुलाकात की है और इस दौरान उत्तराखंड के शहरी विकास और ऊर्जा जो परियोजनाएं चल रही हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल के साथ बातचीत की है और कई परियोजनाएं इस वक्त उत्तराखंड में चल रही हैं, उसी को लेकर बैठक जो हुई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मनोहर लाल के बीच, उसको लेकर चर्चा की गई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। स्वाति, चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और केदार वैली में रविवार को हुई हेली दुर्घटना में वेदर फोरकास्ट की पूरी तरह अनदेखी की गई। यहां पर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार रविवार के लिए पहले से ही येलो अलर्ट जारी किया गया था और अलर्ट के अकॉर्डिंग ही सुबह से वेदर एक्टिविटी नजर आने लगी थी। जहां पर केदार वैली में सुबह से क्लाउड बनने लगे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि दुर्घटना का असली कारण क्या था, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, जो वेदर के लिए था वो कल भी अलर्ट है, येलो में वो सब थे ही। और साथ में आप देखेंगे जो सुबह से ही एक्टिविटी शुरू हुई थी और क्लाउड जो है सुबह से ही जो है वहाँ के लिए भी दिख रहे थे क्लाउडिंग। बहुत ज़्यादा क्लाउडिंग हालांकि अंदर वहाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी जो क्लाउड है, लो क्लाउड्स है, वो सब थे जो है, ठीक है। तो हो सकता है वो जो चीज़ें रही हैं वहाँ पर विजिबिलिटी की वजह से या कोई विंड वगैरह स्ट्रॉन्ग रही है जिससे कि जो है बैलेंस में दिक्कत हुई हो, तो वी कैन नॉट से कि मतलब उसमें जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो एग्जैक्ट चीज पता लगेगी किस वजह से ये चीज हो पाई है या हुई है। और पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरीके से लगातार जो हादसे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आई है इसमें कि मौसम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हेलीकॉप्टर की उड़ान को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं चंद पैसों के लालच में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जब निर्देश नहीं होते हैं, मौसम खराब होता है, तब भी उड़ानें भर ली जाती हैं। क्या अपडेट जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? तो आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरीके की स्थिति केदारनाथ के क्षेत्र में है, केदारनाथ एक ऐसी वैली है जो बहुत सक्रिय है और जब जहां से ये वैली शुरू होती है वहीं पे ही इतने घनघोर बादल आ जाते हैं कि वहां से किसी हेलीकॉप्टर का निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी कहा कि बहुत वेदर एक्टिविटी कल सुबह से ही थी, जब देहरादून के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही थी, तब भी इस तरीके से हेलीकॉप्टर उड़ाया जाना वो कहीं से भी ठीक नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि जिस तरीके से मैं लगातार कह रहा हूँ, वहाँ की जो वैली है बहुत धुंध से एकदम पैक हो जाती है और उसके बाद वहाँ दिखना मुश्किल हो जाता है। और उस वो वैली इतनी सक्रिय है कि आप ऐसा नहीं है कि आप उन पहाड़ियों के ऊपर से निकल जाएं। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी परेशानी थी और कहीं ना कहीं आपने इसमें सही कहा कि चंद पैसों के लिए इस तरीके से हेलीकॉप्टर उड़ाया गया और जो तमाम यात्री थे और पायलट की भी जिंदगी को जो है जोखिम में डाला गया। ये कंपनी और उससे जुड़े हुए प्रबंधन की कहीं ना कहीं कमी है जिसको उजागर किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने इस पर कार्रवाई तो की है, लेकिन आगे से ऐसा ना हो इसके लिए कड़ी एसओपी बननी और
कड़ी निगरानी रखनी बहुत जरूरी है, वरना इस तरीके के हेलीकॉप्टर आगे भी उड़ते रहेंगे और लगातार उड़ते रहेंगे और ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी। जी लेकिन पंकज, इसमें एक बड़ा सवाल है कि सियासत भी अब तेजी से गर्मा रही है। कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया है कि उत्तराखंड में जो हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे हैं वो सरकार नहीं, डीजीसीए नहीं, और वो एक निजी कंपनियां जो हैं वो उड़ा रही हैं। देखिए, ये एक राजनीतिक आरोप है और सीधे तौर पर राजनीतिक आरोप का मतलब कांग्रेस तो अपनी तरफ से लगाएगी, लेकिन उनका कहने का मतलब ये था हरीश रावत का कि सीधे तौर पर सरकार का इकबाल दिखना चाहिए और जो हेलीकॉप्टर कंपनियां अपनी मनमानी ना करती हुई दिखाई दें। ये तमाम चीजों पर हरीश रावत ने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन सरकार ने इस दौरान में जो कार्रवाई की है, आने वाले दिनों में देखना होगा क्या उसका परिणाम निकलता है, क्योंकि आगे से आप चाहे जितनी भी कंपनियां लाएं, लेकिन जो लगातार शटल्स उड़ रही हैं, लगातार हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे, उसकी जो गिनती जो है वो तय होनी चाहिए, पायलट्स के उड़ाने तय होनी चाहिए। ये तमाम चीजें नहीं तय हो रही थी, तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर जरूर आगे जो है चेक जरूर लगेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और प्रदेश में पूर्व सीएम हरीश रावत ने चारधाम में लगातार हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर गंभीर चिंता जताई है, जहां पर उनके अनुसार जब कांग्रेस की सरकार थी तो हेलीकॉप्टर सेवाओं को बढ़ावा दिया था, तो सरकार ने एसओपी भी जारी की थी। उन्होंने कहा कि हेली सेवाओं की व्यवस्था को सरकार को चलाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रदेश में हेलीकॉप्टर कंपनियों के द्वारा ये पूरी व्यवस्था चल रही है। आप इसलिए नाकामयाब हो रहे हैं क्योंकि जो हेली सर्विसेज हैं आप नहीं संचालित कर रहे हो, उसको यूकाडा नहीं संचालित कर रहा है, वो यूकाडा को और राज्य सरकार को चला रहे हैं हेलीकॉप्टर। आपने जिनके लिए हमने जब इसको हमारे समय में जब हमने जगह जगह हेलीपैड बनाए थे और सिंगल लाइन ऑपरेशन के लिए एक टेंडर जारी किया था, तो उसके साथ एक एसओपी भी बनाई थी। और आज अब इतने सालों बाद उसका कोई रेलिवेंस रह नहीं गया है। इतना एक्सपेंशन हो रहा है इस सेक्टर का उत्तराखंड के अंदर। आपने नई चुनौतियों के हिसाब से न एसओपी तैयार की है, न आपके पास कोई सिंगल कमांड सिस्टम है। ये सिंगल कमांड सिस्टम यूकाडा है, यूकाडा अपना दायित्व कर ही नहीं रहा, उसके बाद टेक्निकल मैन पावर है ही नहीं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और चारधाम यात्रा के दौरान लगातार हो रहे हवाई हादसों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कभी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग होती है, तो कभी इन दुर्घटनाओं में तीर्थ यात्रियों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है, जिसको लेकर चारधाम महापंचायत ने सवाल उठाने का काम किया है। इस यात्रा काल में चारों धामों के कपाट खुलने के बाद से लेकर हेली क्रैश की घटनाओं का जो क्रम शुरू हुआ है वो लगातार जारी है। 8 मई को गंगनानी में जो हेली क्रैश हुआ था उसमें 6 लोग की मौत हुई थी और उसके बाद से छोटी बड़ी क्रैश की घटनाएं होती रही। और 15 जून को आज एक और हेली गौरीकुंड के पास क्रैश हुआ है, जिसमें 7 लोग की मौत हुई है। तो कुल मिला के 1.5 महीने के अंतराल में कुल मृतकों की संख्या 13 हो गई है। और 2004 से ये हेली सेवाएं शुरू हुई हैं केदारनाथ यात्रा को लेकर के, फिर चारधाम यात्रा। तो यह पहला अवसर है कि जब इतने बड़े स्तर पर लगातार हेली दुर्घटनाएं की घटनाएं हो रही हैं। हमने लगातार इसको लेकर सवाल उठाए भी हैं। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के 45 दिनों में ही 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई हैं। सरकार पर भी दबाव है कि तमाम हेलीकॉप्टरों पर नकेल कसी जाए। ऐसे में सीएम धामी ने साफ कहा है कि जल्द ही नई एसओपी जारी की जाएगी। साथ ही उत्तराखंड में ही कमांड सेंटर बनाया जाएगा। बीजेपी संगठन भी इसको लेकर सरकार की कार्रवाई की तारीफ कर रही है। देखिए, कल की दुर्घटना बहुत दुखद दुर्घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो पहले की जो 4 घटनाएं भी हुई हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस पर भी जांच हो। और जो कल की घटना उस पर तो जांच होनी ही है, लेकिन अन्य घटनाओं पर भी जो है जांच होगी और सख्ती से कार्रवाई होगी। किसकी गलती है, एविएशन की गलती है या अन्य चीज़ों में क्या क्या फॉल्ट निकल कर आते हैं या क्या चीज़ें निकल के आती हैं, ये सब जांच का विषय है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और खबर
उत्तराखंड से है, जहां पर आपको बता दें प्रदेश में 45 दिनों की चारधाम यात्रा में अभी तक 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, उनकी क्रैश लैंडिंग हुई है। ऐसे में सीईओ यूकाडा ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हेली उड़ानों के लिए बेहतर समन्वय के लिए कमांड और कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना होगी और साथ ही साथ भविष्य में सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे। ये हादसा दुखद हादसा हुआ और केदारनाथ जी से गुप्तकाशी एक शटल जा रही थी और बीच में गौरीकुंड के आसपास ये दुर्घटना घटी है। इसी के क्रम में हम डीजीसीए और एआईबी की टीम भी जो है वो आने वाली है और साइट पे जाएंगे। डीजीसीए की टीम भी जाएगी साइट पे और क्या कारण रहे उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी एक आपातकालीन बैठक ली गई, जिसके अंदर एक समिति के गठन करने की बात हुई गृह सचिव महोदय की अध्यक्षता में, और उसमें जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स हम अब और ला सकते हैं, किस तरह से और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग ऑपरेशंस की, हेली ऑपरेशंस की यहाँ पे की जा सकती है, उस पर सुझाव देने की बात कही गई है। और समिति में सचिव सिविल एविएशन, आपदा, सभी लोग हैं, बहुत सारे डीजीसीए, एआईबी सभी के मेंबर्स हैं। और प्रदेश की धामी सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की तस्वीर साफ कर दी है। ऐसे में अब कभी भी राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी कर देगा। वहीं कांग्रेस ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। वहीं कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी के अनुसार जब कोर्ट और तमाम निर्देश गले में फांस बन जाए उसके बाद सरकार को पंचायती चुनाव कराने पड़ रहे हैं। सुनिए क्या बोली गरिमा दसौनी। देखिए, मरता क्या ना करता वाला ये हालात भाजपा के लिए हैं। यदि उसका बस चलता तो मेरे को लगता है 6 महीने और अभी चुनाव नहीं होते प्रदेश के अंदर। लेकिन चौतरफा भाजपा घिर गई है। एक तो राजभवन से जिस तरह से बेरंग उनका अध्यादेश वापस लौट कर आ गया है, दूसरा हाईकोर्ट का लगातार डंडा उनके ऊपर बरस रहा है, उसका कोई जवाब उनके पास माकूल है नहीं। जनता का बहुत दबाव पड़ रहा है, विपक्ष का, मीडिया का बहुत दबाव पड़ रहा है। इस करके उनको अब मजबूरीवश जो है चुनाव कराने के लिए अग्रसर होना पड़ रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर हल्द्वानी सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। चुनाव को देखते हुए पंचायत आरक्षण घोषित कर दिया गया है। अब आपत्तियों का निस्तारण होना बाकी है। अभी जो आरक्षण घोषित हुआ है उसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने अपने राजनीतिक हित के हिसाब से आरक्षण का रोस्टर जारी किया है। नैनीताल जिले के कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पंचायत में जो आरक्षण की लिस्ट जारी हुई है उस लिस्ट के हिसाब से कई जगह आरक्षण रिपीट हुआ है, जिससे चुनाव की तैयारी में लगे कई लोगों को झटका लगा है और अब जो आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं उसके चलते सरकार में आरक्षण में बदलाव करना चाहिए। उधर पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर आज हल्द्वानी में संयुक्त सचिव राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और पंचायत चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पंचायत निर्वाचन के लिए हमारी लगभग तैयारियां पूर्ण हैं। इस बार हमने, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं, पंचायत की जो निर्वाचक नामावली है उसमें ऑनलाइन प्रावधान किया है। लोग अपना नाम ढूंढ सकते हैं और अगर किसी का नाम अभी भी छूट गया तो दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा जो मतदान से रिलेटेड जितने भी जो है सामग्री हैं, मतपत्र हैं या बैलेट बॉक्सेस हैं, उन सब की हमने व्यवस्था कर ली है। और जो मैन पावर है, कार्मिक हैं, उनका भी जो है चिन्हीकरण किया जा चुका है। कार्मिकों की ड्यूटी इस बार सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगेगी और रैंडमाइजेशन के माध्यम से उनको बूथ आवंटित होंगे। आपत्तियों को लेकर के हम लोगों ने निश्चित रूप से आज ये पत्रकार वार्ता की है और जिस तरीके से हम समझते हैं कि जिस तरीके से आरक्षण का वो रोस्टर होना चाहिए था, वो रोस्टर हमें लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं पर वो एक न्याय संगत है। और कहीं ना कहीं पर हम ये समझते हैं कि सरकार ने कुछ अपने चहेते लोगों को लाभ देने के लिए और चहेते लोगों को जिसे कहते हैं कि पदों में बैठाने के लिए इस तरीके का रोस्टर तैयार किया है, जिससे कि जो न्याय संगत नहीं लगता है। और मैं समझता हूँ कि कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो वर्षों से जनता की सेवा के बीच में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से सब, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के आदमी को इसमें अधिकार मिलना चाहिए, हम भी जानते हैं। और लेकिन जो आरक्षण होना चाहिए वो एक रोटेशन के हिसाब से होना चाहिए। और हम लोगों ने कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो 20-20 साल से, 15-15 साल से जो आरक्षित थी उनको आज भी आरक्षण में रखा गया है। और कालागढ़ टाइगर रिजर्व के गेट मानसून के कारण बंद कर दिए गए हैं। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए 15 जून से 15 नवंबर तक मानसून के मौसम में इसे बंद रखा जाता है। पिछले सालों की तुलना में अगर बात की जाए तो इस बार कालागढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या हालांकि कम रही है, लेकिन फिर भी यहाँ की सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटकों की आमद की अच्छी खासी उम्मीद रही है, जहाँ पर जिससे विदेशी पर्यटक भी इसमें शामिल रहेंगे।
हमारे यहाँ जो अभी तक जो गजट नोटिफिकेशन है उसके से जो है 15 नवंबर को हमारा पार्क खुलता है और 15 जून को बंद हो जाता है। तो ये आज 16 तारीख है, तो आज 15 जून को हमारा पार्क बंद हो चुका है। और खबर हरिद्वार से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व में मानसून सीजन के लिए जंगल सफारी रोक दी गई है। मानसून सीजन के लिए पार्क प्रशासन ने पार्क के चारों गेट बंद कर दिए हैं और बीते दिन अधिकारियों की मौजूदगी में सैलानियों के लिए गेट बंद कर दिया गया है। वहीं 15 नवंबर को सैलानियों के लिए जंगल सफारी फिर से खोल दी जाएगी। वहीं जंगल सफारी के लिए मशहूर राजाजी टाइगर रिजर्व में इस बार 51,500 से ज्यादा सैलानी वन्य जीवों के दीदार के लिए पहुंचे हुए थे। मोतीचूर पर्यटक गेट में पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का दीदार हुआ है। यहाँ पे कई बार टाइगर की सेटिंग हुई है, एलिफेंट की सेटिंग हुई है, भालू की सेटिंग हुई है और तमाम तरह के रेप्टाइल्स और तमाम तरह के पक्षियों का यहाँ पे लोगों ने आकर आनंद लिया है। और लगभग 17,31,000 के आसपास हमारे यहाँ पे रेवेन्यू का जनरेट हुआ है और लगभग 8,000 हमारे यहाँ पर्यटकों ने आमद दर्ज हुई है, देसी विदेशी। आधुनिकता के इस दौर में अभी भी उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में कई ऐसे गांव के समूह क्षेत्र हैं जहां पर पोस्ट ऑफिस की सुविधा से ग्रामीण वंचित हैं। वहीं अब बड़ी मुश्किल के बाद बजवाड़ गांव में ग्राम पंचायत भवन में पोस्ट ऑफिस खोला गया है। लोहागढ़ी बजवाड़ गांव में लोग 2006 से पोस्ट ऑफिस की मांग के लिए संघर्षरत थे। लंबे समय के बाद अब जाकर अस्थायी रूप से बजवाड़ गांव के पंचायत घर पोस्ट ऑफिस खोला गया है। हमारे इसके लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी। हमने गोमती घाटी में यहाँ गजरे का उफान ज़्यादा आता था। यहाँ पर पुराना पोस्ट ऑफिस रतीसरे में है और गांव वाले ग्राम सभा बजवाड़ वालों ने बहुत मेहनत करके इसकी बहुत पहले 2006 से इसकी रिपोर्ट की थी और आज जो है इसका उद्घाटन हो रखा है और यहाँ पर बहुत खुशी है। गांव वाले पूरी ग्राम सभा बजवाड़ वालों को बहुत खुशी है कि हमारे ग्राम सभा में आज पोस्ट ऑफिस खुल गया है। इसका हमने डिमांड दी थी 2006 में और उस समय हमारा पोस्ट ऑफिस पहले पिंगलों में था, उसके बाद मैगड़ी में, फिर अभी ये बजवाड़ में आ गया। और इसीलिए जो भी यहाँ के सहयोगी जनता है, थापर बजवाड़, किलाब खेत या लोहागड़ी वाले सम्मानित लोगों को अपना खाता, जिसका चाहे मैगड़ी हो, चाहे रत्तीसेरा हो, चाहे पिंगलू हो या चाहे डंगोली में हो, हेडक्वार्टर तो डंगोली है, तो वो सारे अपने खाते कृपया यहाँ लाइए, आदमी की सुविधा आ गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और टोईवाला ब्लॉक के भुल्लावाला गांव के युवक आयुष कंबोज एनडीए से पास आउट होकर वायुसेना अकादमी में फ्लाइंग ऑफिसर बने हैं। जहां पर आपको बता दें गांव में आयुष कंबोज पहला वो युवक है जो वायुसेना फाइटर पायलट बना है। आपको बता दें कि आयुष के पिता आर्मी से सेवानिवृत्त सूबेदार हैं। पारिवारिक सैनिक पृष्ठभूमि होने की वजह से आयुष बचपन से ही एनडीए में जाने का मन बना चुका था। हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अगर हम बात करें आयुष के परिवार की तो सभी सेना में बहुत अच्छे सम्मानित पदों पर रहे हैं। पहले से ही जो बैकग्राउंड है सेना का, और जो आयुष है इसने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हमें क्षेत्रवासियों को बहुत खुशी है कि हमारे क्षेत्र से जो है एक बच्चा है जो हमारे सामने पला बड़ा और उसने शिक्षा ग्रहण की, पढ़ने बहुत तेज है और उसने इतनी मेहनत करने के बाद ये पद हासिल किया, उसके लिए हमें क्षेत्रवासियों को बहुत खुशी है। फाइटर पायलट का बनना मतलब सोचो हजारों में एक, और वो भी बहुत मुश्किल। हर दिन इतना कठिन प्रशिक्षण होता है, उसको पूरा करके हमारा बेटा आज घर आया है। ये हम सब के लिए, हमारे पूरे क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत 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 बड़ा उपलब्धि है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर कोटद्वार से, जहां पर जनपद पौड़ी की सड़कें
अब शराब पीकर वाहन चलाना महंगा पड़ जाएगा। जहां पर आपको बता दें कि डीएम डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देश पर जिले में ड्रंक एंड ड्राइव मामलों पर नकेल कसने के लिए पुलिस अलर्ट है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस अब सख्ती से पेश आ रही है। जिले में अभी तक सैकड़ों वाहनों को सीज किया जा चुका है, जबकि दर्जनों ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं। जैसे जो चालक हैं शराब पीकर वाहन चलाते हैं तो इसमें दुर्घटनाएं बहुत होने की संभावना रहती है, क्योंकि जो हिली एरिया हमारा डिस्ट्रिक्ट का काफ़ी भाग है और उसमें हम लोग यहाँ पर काफ़ी मात्रा में हमने वाहनों के चालान किए हैं, 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर और जिसमें बसें भी हैं, ट्रक्स भी हैं और काफ़ी चालान किए हैं। अभी कुछ ही समय पहले हमने एक बस का चालक को इस तरह से पकड़ा था, तो आगे अगर वो पहाड़ में जाता तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती थी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। क्या आपने कभी सुना है कि हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज कई बार और ख़ास तौर पर उत्तराखंड में केदारनाथ के लिए उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स और उनके पायलट के पास न तो राडार न नेविगेशन सिस्टम, सिर्फ मोबाइल फ़ोन के सहारे मौसम और हालात की जानकारी लेकर ये हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर रहे थे। और बहनों भाइयों, एक